हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन हम पढ़ रहे थे। इसी में आज हम लेकर के आए हैं रिसर्च प्रपोजल, अनुसंधान प्रस्ताव। क्या होता है रिसर्च प्रपोजल, इसको समझेंगे और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि रिसर्च प्रपोजल में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको पीडीएफ्स भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आज रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल इज़ रिटन फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च एंड फॉर फंडिंग। रिसर्च प्रपोजल क्यों लिखा जाता है? तो रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है ताकि हम रिसर्च को कंडक्ट कर सकें और फंडिंग को रेज कर सकें। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब रिसर्च की जाती है तो उस रिसर्च में खर्च आता है और खर्च को कोई ना कोई तो बियर करेगा ही। इसीलिए रिसर्च प्रपोजल को तैयार किया जाता है ताकि जो आप रिसर्च करने वाले हैं वो रिसर्च कैसे होगी और उसके लिए फंड कहाँ से रेज किया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा डेफिनेशन एंड पर्पस। रिसर्च प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है और इसका पर्पस क्या होता है? तो रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग व्हाट द रिसर्च पजेस टू स्टडी। यानी रिसर्च प्रपोजल क्या बताता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि रिसर्च क्या करना चाहती है। ठीक है, इट कम्युनिकेट द रिसर्च प्रॉब्लम। ये बताता है कि हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं। इट्स सिग्निफिकेंस, इसका जो हम सिग्निफिकेंस होगा वो क्या होगा। प्लान्ड प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, साथ ही साथ इसका पूरा प्लान होता है इसमें। यानी कि जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है वो एक प्लान होता है जिसमें हर एक चीज़ लिखी जाती है। साथ ही साथ उसमें ये भी बताया जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा और जो फंडिंग है हमारी रिसर्च की वो कहाँ से होगी और कितना फंड इसमें यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिसर्च प्रपोजल में लिखी होती हैं। ठीक है, A research proposal is a written document which outlines the plan of research study। अभी हमने देखा कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक ब्लूप्रिंट होता है किसका, आपकी रिसर्च का। प्रपोजल्स आर रिटन बिफोर द रिसर्च प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। जो प्रपोजल होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है रिसर्च शुरू करने से पहले। प्रपोजल सर्व सेवरल पर्पजेस, इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। पहला, टीचर, academic bodies, funding agencies और scientific community can examine what the researcher intend to do। यानी ये जो भी रिसर्च होने जा रही है उस रिसर्च से रिलेटेड जब रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है तो उससे क्या पता चलता है, टीचर्स, एकेडमिक बॉडीज़ और फंडिंग एजेंसीज, साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ये डिसाइड करती हैं कि ये रिसर्चर क्या करना चाहता है। ठीक है, अगला है, इट हेल्प रिसर्चर्स टू गेट अ क्लियर एंड प्रिसाइज व्यू ऑफ व्हाट शी और ही इंटेंड टू डू। ठीक है, यानी क्या होता है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो आपको पता चलता है क्लियरली, आपका जो विजन होता है वो क्लियर होता है, आपका गोल जो होता है वो आपके सामने होता है कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। हाउ डज़ द पर्सन एक्चुअली कंडक्ट, हाउ डज़ ही और शी मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टूडेंट रिसर्चर। यानी क्या हुआ कि जो भी आप लिख रहे हैं आपको प्रिसाइजली, एक तो आपका गोल क्लियरली दिखाई देता है, इसके अलावा आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी रिसर्च होती है उसको यूनिवर्सिटी भी, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती हैं उनको भी फुलफ़िल किया जाता है इससे। ठीक है, अगला है हमारा फंडिंग एजेंसीज दैट स्पॉन्सर रिसर्च यूजुअली अलॉट फंड ऑन द कम्पिटिटिव बेसिस। यानी क्या हुआ कि जो भी आपकी फंडिंग एजेंसी है जो आपको पैसा दे रही है रिसर्च के लिए, वो भी आपकी रिसर्च प्रपोजल से ये समझ पाती है कि आपके रिसर्च के ऊपर कितना पैसा लगाना है, कब लगाना है और ये पैसा कैसे कैसे लगाया जाएगा। दे गो थ्रू द प्रपोजल टू जज द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। पहले वो जाते हैं, देखते हैं उसको कि जो आपकी रिसर्च है उसका क्या रेलेवेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसी के बेस पर आपकी रिसर्च पर पैसा लगाया जाता है। अगर आपकी रिसर्च बहुत ऐसा है कि जो एक सिग्निफिकेंट चेंज ला देगी तो आपकी रिसर्च पर हर कंपनी या जिसको भी आप प्रपोजल भेजते हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर उसका सिग्निफिकेंस नहीं है तो उस पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है।
एज वेल एज द रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसी ऑफ कंडक्टिंग सच रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी किस तरीके से आप पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को करने वाले हैं उसको भी ये इसमें बताया जाता है। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो बिकम्स अ कॉन्टैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट्स, और ये एक तरीके का कॉन्टैक्ट होता है कि किस तरीके से हम पूरे प्रोजेक्ट को या पूरे रिसर्च को करने वाले हैं। इसमें हर एक रिसर्च की हर एक पार्ट को मेंशन किया जाता है, कितना पैसा लगेगा, कैसे हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, हर एक चीज़ को इसमें लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजर सेक्शंस कौन कौन से होते हैं प्रपोजल में, यानी प्रपोजल में क्या क्या लिखा जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ द प्रपोजल आर प्रेजेंटेड बिलो। अब हम देखेंगे एक एक करके। रिमेंबर ईच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और फंडिंग एजेंसी यूजुअली प्रिपेयर्स द जनरल आउटलाइन ऑफ द प्रपोजल प्रेजेंटेशन। यानी क्या होता है कि जब भी कोई प्रपोजल बनाया जाता है तो जो फंडिंग एजेंसी होती है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वो एक जनरल आउटलाइन तैयार करता है कि किस तरीके का आपको प्रपोजल देना है। हर जगह का प्रपोजल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो प्रपोजल डिपेंड करता है, लेकिन प्रपोजल के जो आइटम्स होते हैं यानी क्या क्या उसमें मेंशन किया जाता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसे देखते हैं। पहला है हमारा बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जब भी आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आप ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी दिस विल एक्सप्लेन हाउ द प्रपोज्ड रिसर्च बिल्ट अपॉन व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन एन एरिया, यानी जो आप करने जा रहे हैं उसमें अभी तक क्या हो चुका है। ठीक है, और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को चूज़ किया। द बैकग्राउंड मटेरियल शुड स्ट्रेंथन द इन्वेस्टिगेटर्स आर्ग्यूमेंट कंसर्निंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। अब जो भी आप मटेरियल, जो बैकग्राउंड मटेरियल होता है, बैकग्राउंड मटेरियल क्या होता है, जिस बेसिस पर आप इस प्रॉब्लम तक पहुँचे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है, यानी कि आपने उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए कुछ स्टडी की होगी। ठीक है, उस स्टडी के पीछे क्या क्या कारण रहे थे, ये प्रॉब्लम कहाँ से निकल कर के आई, उन सारी चीज़ों को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। एंड शुड ओरिएंट द रीडर टू व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द प्रॉब्लम। अब साथ ही साथ ये उस रीडर को ये भी बताता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में हमें पहले से क्या पता है और रिसर्चर इसकी नॉलेज में क्या इंक्रीज़ करना चाहता है। ठीक है, तो ये भी बात इसमें लिखी जाती है। It should have a discussion of highly selective studies which are clearly related to what the investigator proposes to study। इसमें ये चीज़ लिखी जाती है जो हमारा रिसर्चर है वो इसमें क्या स्टडी करना चाहता है। ठीक है, अ वेल इंटीग्रेटेड थॉटफुल एंड क्रिटिकल रिव्यू शुड बी गिवन, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब इस प्रपोजल को पढ़ा जाता है तो एक इंटीग्रेटेड थॉटफुल और क्रिटिकल रिव्यू दिया जाता है, जिससे जो आपका फंडिंग एजेंसी है या जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार होता है। डिटेल्स ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर रिव्यूड नीड टू बी गिवन इन द इंडेक्स। इससे रिलेटेड जो भी आपने लिटरेचर पढ़ा है, रिव्यू किया है, देखा है, उससे उस प्रॉब्लम को समझने के लिए पढ़ा है, उन सभी को अपेंडिक्स में मेंशन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो उसमें बैकग्राउंड आएगा प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है, आप इस प्रॉब्लम तक कैसे पहुंचे। अगला जाता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम विच द इन्वेस्टिगेटर वांट टू स्टडी। यानी आपने प्रॉब्लम तो डिसाइड कर ली कि हम ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अब उस प्रॉब्लम के लिए आपको एक स्टेटमेंट देना होता है। ठीक है, नीड टू बी स्टेटेड क्लियरली एंड कंसाइजली, यानी जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कंसाइज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि हम एक्चुअल में इस प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, आप एक रिसर्च कर रहे हैं बच्चों के ऊपर कि खेल का बच्चों की पढ़ाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपका स्टेटमेंट क्या हुआ, खेल का बच्चों की पढ़ाई पर इम्पैक्ट, ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो एकदम कंसाइज और क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ सके। द स्टेटमेंट शुड क्लियरली इंडिकेट द की वेरिएबल इन द स्टडी, यानी आपका की वेरिएबल क्या है वो आपकी स्टडी में, आपके प्रॉब्लम में दिख जाना चाहिए। स्पेसिफाई द नेचर ऑफ पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड एंड सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पिरिकल टेस्टिंग। जैसे हमने बात की खेल का स्टडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम ऑब्वियसली बच्चों की बात करें तो बच्चे हमारी पॉपुलेशन हो गए, स्टडीज़ जो हो गई वो हमारा एक वेरिएबल हो गया और खेल हो गया वो एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पर्पस ऑफ स्टडी। ये जो हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं इसमें हमको ये भी लिखना होता है कि जो हम स्टडी करने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है। द इन्वेस्टिगेटर शुड स्टेट क्लियरली द रीजन फॉर अंडरटेकिंग द रिसर्च। रिसर्च करने का जो क्लियर रीजन है वो भी उसमें मेंशन करना होता है। अ स्पेसिफिक रिसर्च स्टडी में हैव 2 और मोर गोल्स। ठीक है, गोल्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन मेजरली स्पेसिफिक गोल्स कितने होते हैं, 2 गोल स्पेसिफिक होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी कि हमारे जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें पहला प्रॉब्लम का बैकग्राउंड होता है, दूसरा उसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होता है और तीसरा उसमें पर्पस ऑफ द स्टडी होता है।
अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टडी करने के, वो इसमें मेंशन किए जाते हैं, यानी रिसर्च प्रपोजल हर एक चीज़ को कंटेन करता है, ठीक है। दिस शुड इंक्लूड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन द प्रपोज स्टडी, यानी जो हम स्टडी करने वाले हैं उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होने वाले हैं, हम उनको भी इसमें मेंशन करते हैं। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन अचीवेबल एंड मेजरेबल टर्म्स, यानी कि जो भी आप गोल्स बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, वो इस तरीके से लिखे जाएं ताकि वो हमें अचीवेबल और मेजरेबल दोनों लगे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव विल प्रोवाइड द क्राइटेरियन अगेंस्ट विच द प्रपोज रिसर्च मेथड कैन बी असेस्ड, है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, ये वो क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे हम रिसर्च मेथड को असेस कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इस बेसिस पर ही फॉर्म किए जाते हैं कि जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च का एक्चुअल क्वेश्चन क्या होने वाला है, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हम ढूंढ रहे हैं उसी के बेस पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा assumptions। एन assumption is an statement whose truth is either considered self-evident or has been satisfactorily established by earlier researches. This will act as a foundation of accepted knowledge. हम कुछ assumptions भी बनाते हैं जिसके बेसिस पर हमारी जो रिसर्च होती है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। इसी के बेस पर हमारी रिसर्च आगे बढ़ती है, इसलिए इसे हम स्टेटमेंट के तौर पर लिखते हैं इसमें कि हम किस assumption के बेस पर अपनी रिसर्च को आगे कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। द इन्वेस्टिगेटर शुड एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन विच द प्रॉब्लम इज लिंक्ड, ठीक है। हमें पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताना होता है कि किस तरीके से हम रिसर्च को करेंगे और किस तरीके से प्रॉब्लम जो हमारी किस किस चीज़ों से लिंक्ड है। The framework also should explain the interrelationship among the phenomena under the investigation, है ना। ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ये भी बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ के बारे में, हर वो फिनोमिना जो हमारी रिसर्च के बीच में होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। अगला है डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स। दिस रेफर्स टू द क्लैरिफिकेशन ऑफ द टर्म्स इन सच अ वे दैट दे आर पोटेंशियली ऑब्जर्वेबल। हर एक टर्म, हर एक चीज़ जो आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं उसको क्लैरिफाई करते हुए लिखेंगे जिससे वो पोटेंशियली ऑब्जर्व की जा सके। इट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशंस विच द रिसर्चर मस्ट परफॉर्म इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। और ये जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ये रिसर्चर्स को इस तरीके से करने होते हैं ताकि हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिसर्चर रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अंडर हर स्टडी। इन simple terms, it is prediction of expected outcome. Hypotheses which are to be tested should be stated clearly on the basis of objectives of the study. यानी हमें परिकल्पनाएं भी पहले से देनी होती हैं कि हम अपनी रिसर्च में चाहते क्या हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस हम बाद में इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि हम अपना रिसर्च प्रपोजल देते हैं तो उस रिसर्च प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर हम अपनी हाइपोथेसिस को भी बनाते हैं और इसी हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना होता है। अगर हाइपोथेसिस टेस्ट होकर के प्रूव हो जाती है तो हाइपोथेसिस ठीक है, अदरवाइज हम हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, नल और वॉइड घोषित कर देते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब अनुसंधान की क्रियाविधि की किस तरीके से हम पूरी रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो हमें कौन से रिसर्च मेथड स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना है, किस बेसिस पर हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो रिसर्चर्स है, जो हमारी रिसर्च है वो टाइम पर पूरी हो और जिस तरीके का हम उससे आउटकम चाहते हैं वैसा ही आउटकम हमें मिल सके, ठीक है। अगला है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। हमें रिसर्च डिज़ाइन को भी सेलेक्ट करना होता है। अगला है हमारा रिसर्च सेटिंग। हमें हर अपनी जो पूरी रिसर्च है उसको अच्छे तरीके से सेट करना होता है ताकि हमारी जो रिसर्च है वो एग्जैक्टली वही रिजल्ट दे जो हम चाहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा पॉपुलेशन, सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो हमें अपने पॉपुलेशन को डिसाइड करना होता है, सैंपल साइज को और सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं किसमें, हमारे रिसर्च प्रपोजल में। अगला पॉइंट है हमारा सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टडी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी हमें उन सभी इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करना होता है जिसे हम अपनी स्टडी के दौरान यूज़ करने वाले हैं। इसमें रिलायबिलिटी के लिए और वैलिडिटी के लिए जो टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको भी हमें यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अगला है रिजल्ट ऑफ द पायलट स्टडी। जो आपने स्टडी की उसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आ सकता है वो आपको लिखना है। प्लान फॉर डेटा कलेक्शन, आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं आपको वो लिखना है। अगला आ जाता है प्लान फॉर डेटा एनालिसिस। किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करेंगे वो चीज़ें भी आपको लिखनी है। यानी जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें ओवरऑल हर एक चीज़ मेंशन की जाती है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जो कि हमारी रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है।
अगला है हमारा वर्क प्लान। दिस इज द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द वेरियस टास्क एंड सब टास्क विल बी अकम्पलिश्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये हमारा प्लान होता है कि किस तरीके से हम सारे काम को करने वाले हैं, ठीक है। ये भी हमें उसमें लिखना होता है। इसके अलावा हमें अपनी रिसर्च का बजट भी बताना होता है कि ये रिसर्च कितने बजट में कंप्लीट हो जाएगी। ही शुड गिव द प्रपोज्ड एक्सपेंसेस टूवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, मटेरियल एंड मैन पावर। हमें कितना पैसा लगने वाला है, क्या क्या मटेरियल लगने वाला है और कितना मैन पावर लगने वाला है, वो हर एक चीज़ को हमें अपनी रिसर्च प्रपोजल में लिखना होता है, ठीक है। अगला है हमारा एथिकल कंसिडरेशन। जब भी हम किसी रिसर्च को करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हम हर एक एथिकल पॉइंट को भी लेकर के चलें। हमें किसी भी तरीके की प्लैगरिज्म नहीं करनी है, हमें किसी भी तरीके की कंटेंट की चोरी नहीं करनी है। यही होती है हमारी एथिकल कंसिडरेशन। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम एथिकल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अगला लास्ट में हम अपने इसमें रखते हैं जो कि होता है रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स। इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम उन चीज़ों को रखते हैं कि हमने कहाँ से संदर्भ उठाया है, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक चीज़ को हम लिखते हैं। साथ ही साथ जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को भी इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिसर्च प्रपोजल कि किस तरीके से हम रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, तो रिसर्च प्रपोजल एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि हमारी रिसर्च किस तरीके से होगी, कैसे होगी, कब होगी और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, हर एक चीज़ उसमें मेंशन की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिसर्च प्रपोजल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।